हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए टॉपिक मेनिया लेकर के आया हूं और इस टॉपिक मेनिया के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन होने वाला है वो सेशन होने वाला है आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्ट्रक्चर एनालिसिस करना सीखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल का कौन किस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं पूरी बात करूं आपसे कि इस पूरे जेई मेन के शिफ्ट वन में जो शिफ्ट वन शिफ्ट टू शिफ्ट थ्री ऐसे करके जो शिफ्ट 12 तक सेशन वन में आपका एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम में एक खास बात देखने को मिली कि हर एक शिफ्ट में आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई ना कोई सवाल आया। चाहे वो स्ट्रक्चर आपका केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो स्ट्रक्चर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड हो, स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन पे सवाल लगातार आपको देखने को मिले हैं। तो आइए बात करते हैं फटाफट, आइए बात करें फटाफट कि भैया स्ट्रक्चर कैसे बना। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आपको बता दूं। फॉर केमिकल बॉन्डिंग मतलब फॉर कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अगर आप कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करेंगे बेटा, तो इनका स्ट्रक्चर आप कैसे निकालेंगे? ठीक, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को फाइंड आउट करते हैं। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर क्या होता है? हाफ इंटू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस वैलेंसी ऑफ साइड एटम। तो अगर एक एटम का वैलेंसी 1 है और वैसे 5 एटम है तो आप क्या लिखेंगे? 1 इंटू 5। ठीक, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज उस ओवरऑल मॉलिक्यूल पर है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, कोई नेगेटिव चार्ज ओवरऑल मॉलिक्यूल पर है तो आप उसको ऐड कर देना। ठीक, अब आपके मेंस के लेवल पे मैं एक शॉर्ट बात बता दूं कि वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीजन का अगर एज अ साइड एटम वो बिहेव कर रहा है तो हम लोग 0 मानते हैं फॉर ऑक्सीजन। और जनरली आपको जो भी मॉलिक्यूल्स मिलने वाले हैं वो ऑक्सीजन ही उसमें साइड आइटम होगा। नाइट्रोजन साइड आइटम आपको देखने को बहुत कम मिलेंगे अगर आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए आप बोलेंगे नहीं सर हम ऐसे ही नहीं याद करेंगे, तो फिर आपको एट लास्ट क्या करना पड़ेगा? इस पूरे में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फॉर्म्ड बाय साइड एटम्स, फॉर्म्ड बाय साइड एटम। ये आ गया आपका टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? ये दो चीज का समूह है। एक है सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का और दूसरा है लोन पेयर का। ये दो चीज का सम है क्या? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर है? तो इसमें सवाल आपसे स्ट्रक्चर से भी आ सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर डिसाइड करने के लिए भी आ सकते हैं। तो सिग्मा, अब ये तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर मिल गया, और अगर आपको सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पता करना है कि कितने हैं तो आप कैसे पता करेंगे? दैट विल बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड एटम, बस जोड़ लेना। इससे आपको क्या पता चल जाएगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब आपको लोन पेयर निकालना है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल गया, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल गया, तो क्या नंबर ऑफ लोन पेयर्स आप नहीं निकाल लेंगे? बहुत आसानी से आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसमें कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का वैल्यूज क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा? उनका स्ट्रक्चर जो होगा ये आपका लीनियर होगा। ठीक, अगर 3 आ रहा है तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, 4 आ रहा है तो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, 5 आ रहा है स्ट्रक्चर होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 आ रहा है तो ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। 7 आ रहा है तो पेंटागनल बाई पिरामिडल हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? जल्दी से बताना फटाफट। अब आपसे सवाल आएगा कि सर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp, इसके लिए sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3। अब मेरी बात को यहां पर समझना, ये sp3d वाले में बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये वाला जो दो बॉन्ड है इसको कहा जाता है एक्सियल बॉन्ड। क्या कहा जाता है, एक्सियल बॉन्ड। और ये वाला जो दो बॉन्ड, ये वाला जो तीन बॉन्ड है इसको कहा जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। अगर हम बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्विटोरियल बॉन्ड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, कम, सॉरी बॉन्ड एनर्जी है ना, तो बॉन्ड एनर्जी इक्विटोरियल बॉन्ड का ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी एक्सियल बॉन्ड के मुकाबले। और अगर मैं बॉन्ड लेंथ का बात करूं तो इक्विटोरियल बॉन्ड का कम होगा और बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड का ज्यादा होगा। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको इतनी सारी चीजें याद है तो आप आसानी से किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह बता सकते हैं। तो बोलेंगे सर ये तो एक्सपेक्टेड है ना, एक्चुअल कैसे निकालेंगे? तो ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का क्या झमेला, सुनो। एक्सपेक्टेड इज इक्वल्स टू एक्चुअल अगर लोन पेयर क्या होंगे, जीरो। इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट, इफ एलपी इज प्रेजेंट, तब क्या होगा, देन एक्सपेक्टेड इज नॉट इक्वल्स टू एक्चुअल स्ट्रक्चर। अब सवाल है कि सर लोन पेयर हुआ तो क्या करेंगे, तो लोन पेयर को छुपाएंगे, तो एलपी को छुपाएंगे और स्ट्रक्चर देख करके स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे। लोन पेयर को क्या करेंगे, छुपाएंगे और स्ट्रक्चर देखकर स्ट्रक्चर का पता लगाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या यहां तक बातें? तो अगर मेरे से कोई बोले H2O का एग्जांपल ले लेने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले सेंट्रल एटम पहचानूंगा। तो सवाल है सर सेंट्रल एटम कैसे पहचानेंगे, तो सेंट्रल एटम पहचानने के लिए दो स्टेप है। नंबर वन आप देखेंगे लीस्ट नंबर में कौन है, कौन सबसे कम है, जो सबसे कम होगा वही आपका सेंट्रल एटम होगा। मान लीजिए एक से अधिक एटम आ गए जहां पर उनका नंबर्स तो सेम है, तब फिर क्या करोगे, तब आप लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव देखोगे। लेकिन याद रखिए ये सेकंड स्टेप वाला तब देखेंगे जब आप फर्स्ट स्टेप में फेल हो जाए। तो H2O में यहां पर मेरा सेंट्रल एटम कौन हो गया, ऑक्सीजन। ये मेरा क्या हो गया, साइड एटम। अब फॉर्मूला लगाओ, कोई चार्ज है क्या, नहीं, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर का, बोलो बेटा, हाफ इंटू वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, कितना होगा 6, प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, एटम कितने हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा हाफ इंटू 8। अरे काटो ना, आंसर आ जाएगा 4। तो यहां से ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपका क्या निकल करके आ गया, यहां से टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपका निकल करके आ गया 4। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो इसमें जितने साइड एटम है, तो साइड एटम कितने हैं, बीपी 2, तो इसके बॉन्ड पेयर 2 हो गए, तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे, टोटल में इसको माइनस कर दो तो लोन पेयर आपके 2 हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चर तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर के हिसाब से क्या बनना चाहिए, टेट्राहेड्रल, ये आपका एक्सपेक्टेड है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा, यहां एक लोन पेयर बना दो, यहां एक लोन पेयर बना दो, यहां हाइड्रोजन लगा दो और यहां हाइड्रोजन लगा दो। अब आपको एक्चुअल देखना, तो आप इसको क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। हाइड कर देंगे तो कैसा दिख रहा है, रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको, ये क्या है, वी शेप है। ये क्या है बेटा, वी शेप। आया क्या, क्लियर है क्या? तो आप बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर्स के बारे में पता लगा लोगे। नेक्स्ट,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया तब क्या करेंगे सर? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपके 2-3 ही स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक 2, एक 4 और एक 6। 2 के लिए वर्ड यूज करेंगे लीनियर, 4 के केस में 2 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं और हाइब्रिडाइजेशन भी 2 हो सकते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp फिक्स है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और dsp2। dsp2 जब भी होगा तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। और sp3 होगा तो कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है। वहीं अगर मैं 6 का बात करूं तो 6 के केस में अगेन हाइब्रिडाइजेशन आपका एक ही है, दैट इज sp3d2, लेकिन स्ट्रक्चर इसका हाइब्रिडाइजेशन 2 हो सकता है, sp3d2 और d2sp3, लेकिन स्ट्रक्चर इसका भी ऑक्टाहेड्रल ही बनेगा और इसका भी ऑक्टाहेड्रल बनेगा। क्या ये बात आपके दिमाग में फिट हो गई क्या बेटा? फिट हो गई। तो अब सवाल है कि सर एक में क्या हो रहा है, ये डी को आप आगे लिख रहे हैं, एक में डी को पीछे लिख रहे हैं, अगर कहीं है तो ये जो आगे लिख रहे हैं ये इनर ऑर्बिटल्स वाला है और जो आप बाहर में लिख रहे हैं ये आउटर ऑर्बिटल वाला है। ये आउटर ऑर्बिटल वाला है और ये इनर ऑर्बिटल वाला। इनर ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या है? अगर ये nth शेल वाला है तो ये n-1 वाला है। आउटर ऑर्बिटल कहने का मतलब क्या? अगर ये n वाला है तो ये भी n वाला ही है। क्या ये बात क्लियर है? अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर एक बात बताइए, आपको कैसे पता चलेगा कि इनर ऑर्बिटल वाला यूज करना है कि आउटर ऑर्बिटल वाला? तो ये लिगेंड पे डिपेंड करता है। तो लिगेंड आपके 2 तरीके के होते हैं, एक होता है SFL और एक होता है WFL। SFL में जनरली, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जनरली, ज्यादातर इनर ऑर्बिटल यूज होने के चांसेस रहते हैं और वीक फील्ड में तो आउटर ही रही। ठीक। अब SFL में जनरली चांसेस है कि इनर ऑर्बिटल होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। मान लो, और बहुत बार SFL होने पर ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इनर ऑर्बिटल की जरूरत पड़े। ठीक है। तो अगर आपको SFL के केस में अगर आपको मानना है एक बात, तो आप एक बात मान सकते हैं SFL में बेटा, कि SFL में इनर ऑर्बिटल यूज तभी होंगे जब इनर वाले खाली होंगे। मतलब पेयरिंग, अब बोलेंगे सर SFL तो पेयरिंग करा देता है, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार पेयरिंग कराने पर जगह खाली रह जाए। इनर ऑर्बिटल यूज तभी होंगे जब इनर ऑर्बिटल क्या होंगे? इनर ऑर्बिटल खाली होंगे। अब बोलेंगे सर खाली तो SFL करा लेता है, पेयरिंग करा के ठेल ठेल के करा लेता है, लेकिन मैं बता दूं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे NiCO4 का अगर मैं बात कर लूं तो Ni का क्या है? 3D8 है, 4s2 है, ये CO आया, कोई चार्ज नहीं है तो यही रह जाएगा। ठीक है, यही रह जाएगा। अब ये क्या करेगा? इसको अंदर ढकेल देगा तो ये 3D10 हो गया, अब ये 4s0। अब तुम बताओ क्या इसका इनर ऑर्बिटल खाली है? तो अगर SFL यहाँ पर मौजूद है फिर भी इसका इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो कौन सा कर रहा है? तो आउटर कर रहा है sp3। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। तो इसका क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सेंट्रल एटम का, फिर चेक करेंगे क्या पेयरिंग कराने पर अंदर वाला खाली है। अगर खाली है तो इनर, नहीं खाली है तब तो फिर आउटर जाना ही पड़ेगा। अब सवाल है सर SFL कैसे पहचानेंगे? तो इसका मैं ट्रिक बता देता हूं। सिनॉक्स, मतलब अगर किसी लिगेंड में कार्बन और नाइट्रोजन नजर आ जाए तो वो SFL ही है, ऑक्सीजन और X नजर आ जाए तो वो WFL हो जाएगा। तो ये SFL है और ये W। बोलेंगे सर दोनों एक साथ आ गया तो भी SFL ही है। जैसे CO में दोनों एक साथ आ गया लेकिन ये तब भी SFL की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। अब सवाल आपके मन में एक और आता है कि सर ये 2 और 4 कैसे निकालेंगे? तो ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, इनटू
डेंसिटी कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या? मैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्चर हम लोग इस तरीके से पता करते हैं। स्ट्रक्चर में एक और नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं कि निकल को छोड़ करके, मतलब पीटी और पीडी के केस में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो लिगेंड कोई भी रहे, तो लिगेंड कोई भी रहे, SFL रहे चाहे WFL रहे, हमेशा हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, और स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा। क्या ये आपके दिमाग में फिट हो गया? क्या ये आपके दिमाग में फिट हो गया? तो आई होप आपको स्ट्रक्चर का कहानी समझ में आ गया। अब सवाल पे आते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं। बोलता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4, तो SF4 का स्ट्रक्चर बना लेंगे हाफ इंटू सेंट्रल एटम मेरा कौन हो जाएगा? सल्फर, और फ्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 6 + 4 × 1, आंसर हो जाएगा 5। अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया क्या होने वाला है? sp3d। स्ट्रक्चर कैसा होगा? TBP होने वाला। बोलो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है कि नहीं यहाँ पर? अच्छा भाई साहब, इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4। लोन पेयर कितने होंगे? 1। बोलेंगे सर 4 कैसे पता चला? F कितने, साइड एटम्स कितने? 4, तो बॉन्ड पेयर 4 हो गए, लोन पेयर 1। लोन पेयर को कहाँ बैठाएंगे? हमेशा इक्विटोरियल पे बैठाएंगे, हमेशा कहाँ बैठाएंगे? इक्विटोरियल पे बैठाएंगे, तो ये बैठा दिए। अब आपसे क्या पूछा? इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन, इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90। बोलता है इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर्स, 2 लोन पेयर ही नहीं है यहाँ पर, पहला बात तो यही होगा। अच्छा 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर, हाँ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 2 हो सकते हैं जो 90 डिग्री पे मौजूद है। जरा देखना तो, क्या 2 लोन पेयर और बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे है? इक्विटोरियल पोजीशन एंड देयर आर, अच्छा लोन पेयर का पोजीशन क्या होगा? इक्विटोरियल होगा, है भाई इक्विटोरियल। और क्या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के ऐसे 2 पेयर है क्या? तो एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल 90 है, दूसरा लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर के बीच में भी एंगल कितना? 90। इसके बीच में 120 होता है, इसके बीच में 120 होता है। अगर आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, ये 180, ये 120, इन सभी के बीच में 109 डिग्री 28 मिनट है, और यहाँ पर 120 है और ये एंगल 90 है। यहाँ सभी एंगल 90 है, सभी एंगल 90 डिग्री है। यहाँ ये 72 डिग्री है और ये जो एक्सियल वाला है ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे कोई बात पूछे तो यहाँ 2 ऐसे हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स के पेयर्स जो 90 डिग्री पे, तो ये स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है। अब यहाँ बोल दिया देयर आर 3 लोन पेयर, पॉसिबल ही नहीं है जो 90 डिग्री पर हो। 3 लोन पेयर हटा दो, 2 ही लोन पेयर है जो 90 डिग्री पर है, तो यहाँ 2 लोन पेयर 90 डिग्री पे तो है, लेकिन बोलता है कि लोन पेयर कहाँ है? एक्सियल पोजीशन पे, तो ये बात इसमें गलत हो गई। तो स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया? सही। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ द Br(F3) इज व्हाट? शेप क्या पूछा? शेप जब भी वर्ड पूछे ना तो समझ जाना एक्चुअल ज्योमेट्री की ही बात कर रहा है, ठीक है। और अगर स्ट्रक्चर पूछे तो एक्सपेक्टेड। लेकिन मैं एक बात बताऊं, अगर ऐसे ऑप्शंस में अगर आपसे पूछ रहा है स्ट्रक्चर और ऑप्शन में उसका एक्सपेक्टेड वाला भी मौजूद है और एक्चुअल वाला भी मौजूद है, तो आप किसको टिक करेंगे? आप एक्चुअल वाले को टिक करिएगा सर, आप एक्चुअल वाले को आपको टिक करना है, ठीक है। तो आइए सवाल देखें। तो बोलता है नंबर ऑफ लोन पेयर Br(F3) में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? हाफ इंटू सेंट्रल एटम Br है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 7, प्लस वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 × 3। कोई चार्ज है क्या? नहीं, तो ये हो जाएगा 10/2, कैंसिल कर दो, आंसर हो जाएगा 5। अब इस 5 के लिए कैसा हो जाएगा? TBP, ट्राइंगुलर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या एक्सपेक्टेड है कैसे पता चला? सर बॉन्ड पेयर यहाँ कितने हैं देखो तो 3, लोन पेयर कितने निकल जाएंगे 2, तो 2 लोन पेयर को कहाँ रखोगे? इस पोजीशन पे। यहाँ पर क्या रखोगे? बॉन्ड पेयर को। अच्छा ये एस नहीं है, ये बी आर है, ये एस नहीं है, ये बी आर है। शेप क्या रहा? लोन पेयर को छुपाओ। कुछ नजर आ रहा है ऐसा? ऐसा बचपन से नहीं पढ़े क्या? टी शेप होता है तो क्या होगा? देयर आर 2 लोन पेयर्स एंड द बेंट टी शेप। बेंट टी शेप क्या है? क्योंकि ये रिपेल करेगा और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर, तो ये इसको थोड़ा सा हल्का सा झुका देगा, लेकिन दिखेगा क्या? टी शेप ही। तो 2 बेंट शेप। क्लियर? नेक्स्ट अब देखो PtCl4 दे दिया 2 माइनस। अभी मैंने बताया कि अगर PtPd नजर आए D8 वाले, कोई भी लिगेंड हो, SFL हो चाहे WFL, डजेंट मैटर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाला है? DsP। तो A का क्या हो जाएगा? 3। तो यहाँ तो इस 2 वाले को ऐसे ही हटा दो। नेक्स्ट है BrF5, तो ये हो जाएगा 1/2 × 7 + 5 × 1, आंसर हो जाएगा 6। अब 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3d2, तो sp3d2 इसका हो जाएगा। PCl5 का क्या हो जाएगा? 1/2 × 5 + 1 × 5, आंसर हो जाएगा 5। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, तो इसका हो जाएगा ये। अब CONS3 है, बच ही गया तो इसको यहाँ पर खींच दो ना भाई, D2sp3 खींच दो, D2sp3। क्लियर है क्या? तो दिस इज ABCD। अब फटाफट देख लो, A का क्या है? 3, B का क्या है? 4, C का क्या है? 1 और D का क्या है? 2। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी को मजा आया होगा इस स्ट्रक्चर एनालिसिस के टॉपिक मेनिया में। अगर मजा आया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक इन सारी चीज़ों को शेयर करें। ठीक है, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक मेनिया के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।